नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश दुनिया के हालात से जुड़ी खबरों पर तबसरे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अभी कुछ हादसे ऐसे हुए हैं जिनमें तमाम लोगों की मौत हुई है और ये मौत इस तरह से हुई है जिसको देखकर ये लगता है कि ऐसे हादसों को बचाया जा सकता था। बहरहाल ऐसे तमाम लोगों के मौत पर हर शख्स ने किसी ने बहुत बेइंतहा अफसोस का इजहार किया है, मगर सूबे के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में ये वाक़े पेश आए हैं उनको देखने के बाद उन्होंने बेइंतहा इस पर दुख जताया और गहरे रंज व गम का इजहार किया, मगर उन्होंने अपने अफसरों को इस बारे में सख्त हिदायत जारी की कि जो वाक़े पेश आए हैं, जो हादसे पेश आए हैं, सड़क हादसा और पूजा पंडाल में आग लगने का वाक़या नहायत अफसोसनाक है। इसे रोका जा सकता था, इसमें एहतियाती कदम नहीं उठाए गए हैं और ज़िला कलेक्टरों की जिम्मेदारी है कि वो इस बात पर सख्त निगाह रखें कि कहीं भी किस तरह के मजहबी प्रोग्राम हो रहा हो या कोई बात हो रही हो तो उसमें बिजली के इंतजाम कैसे किए गए हैं, इस पर बहुत ही गहराई से उसका जायज़ा लिया जाए और तभी ऐसे प्रोग्राम को होने दिया जाए ताकि आग लगने के ऐसे वाक़या न हो जिसमें बेकसूर लोग देखते ही देखते मौत के मुंह में पहुंच जाएं। उन्होंने इस पर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इसी तरह से कानपुर में एक वाक़या सड़क हादसे का हुआ था जिसमें भी तमाम लोग मर गए थे, तो उसमें ट्रैक्टर ट्राली पर जो लोग सवार थे वो ट्रैक्टर ही पलट गया था जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। तो इस पर भी उन्होंने तमाम अपने जिम्मेदार अफसरों से पूछा कि ये कैसे होता है, जिस पर सामान ढोया जाता है उस पर भला कैसे सवारियां सफ़र कर रही हैं, इसकी रोकथाम क्यों नहीं होती। आइंदा से सामान ढोने वाले ऐसे किसी भी गाड़ी पर और किसी भी वाहन पर या किसी भी ऐसे सवारी पर यात्रा की इजाज़त न दी जाए, इसको कतई रोका जाए ताकि ऐसे वाक़े पेश ना आए। और कल रात में पूजा पंडाल भदोही ज़िले के पूजा पंडाल में आग लगने से जो वाक़या पेश आया उसमें 5 लोग तो मौके पर मर गए और 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। ऐसे वाक़े को देखने के बाद भी मुख्यमंत्री ने बेइंतहा नाराज़गी जताई है उन अफसरों पर कि जो मजहबी प्रोग्राम की इजाज़त देते हैं। उन्होंने उसमें उन लोगों से जवाब तलब किया है कि आखिर ये कैसे वाक़या पेश आया, क्यों नहीं इसकी देख रेख की गई, जो पूजा कमेटियाँ हैं उनके साथ बैठ के क्यों नहीं सब बातों पर डिस्कस किया गया और बातचीत के बाद मौके का जायज़ा लेने के बाद ही इजाज़त दी जानी चाहिए थी। बहरहाल ये वाक़या बेइंतहा अफसोसनाक है और आइंदा इस तरह के वाक़े को पेश नहीं आना चाहिए। उन्होंने अफसरों से कहा है कि ऐसे मजहबी प्रोग्राम जहाँ भी हों, जिसके यहाँ भी हों, उसमें सख्त जो हिफाजती इंतजाम हैं उस पर पूरी तरह ध्यान दिया जाए और आइंदा अगर ऐसा होता है तो सीधे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उधर अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी काफ़ी जोश में दिखाई दे रहे हैं। उनकी यात्रा को लेकर के सोशल मीडिया अखबारों में खूब जगह दी जा रही है, खूब सुर्खियाँ सामने आ रही हैं और खूब आवाम भी की जिस तरह से भीड़ उनसे जुट रही है उसमें कहा जा रहा है कि इस यात्रा से कांग्रेस को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और जिस तरीके से आवाम उनके साथ जुड़ रहे हैं, अगर ये वोट में तब्दील हो जाते हैं तो यकीनन इसका फ़ायदा कांग्रेस को ज़रूर पहुंचेगा। उधर अपनी इसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैसूर में एक अवामी जलसे को खिताब करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर बड़ा सख्त तबसरा किया है, बहुत सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस अपनी इस यात्रा को निकालने के लिए मजबूर हुई है, लेकिन अगर मुल्क में ऐसे हालात होते तो लोगों को राहत मिलती। उन्होंने कर्नाटक में ही इस बात को कहा कि यहाँ की भाजपा हुकूमत सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है और सबसे ज़्यादा बदनवानी का शिकार है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि यहाँ की सरकार, बीजेपी की सरकार 40% कमीशन पर चल रही है। हर काम में, गरीब का काम हो, छोटे दुकानदार का काम हो, छोटे ताजिर का काम हो, छोटे कारोबारियों का काम हो, ठेकेदारों का काम हो,
40% दो तो ही काम होता है। ये खुला खुला हुआ वहाँ पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के भीतर शायद ही कोई इतनी भ्रष्ट सरकार हो जिसमें ये इस तरह के बदगुमानी हो रही हो, और यहाँ पर 40% कमीशन का राज चल रहा है। उन्होंने सीधे भाजपा पर इल्ज़ाम लगाया कि भाजपा जो है दूसरों पर इल्ज़ामात लगाती है मगर ये भूल जाती है कि उसकी अपनी हुकूमत में क्या हो रहा है, उस पर निगाह नहीं डालती। उन्होंने इस बात पर हैरत जताई कि तमाम ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में शिकायत की कि कर्नाटक की सरकार में इस हद तक भ्रष्टाचार है कि 40% कमीशन खुलेआम मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिकायत पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। आज हालात ये हैं कि लोग अपने मजबूरन अपनी कमाई का 40% सरकार को देने को मजबूर हैं, और ऐसे में लोगों में अब इस हुकूमत के खिलाफ बेहद नाराज़गी है, और जल्दी ही कांग्रेस उनके इस हक को दिलाएगी। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है अवामी हुकूक के लिए लड़ रही है, कर्नाटक में भी उन्हें इस बदगुमानी से, इस भ्रष्टाचार से जल्द ही निजात दिलाएगी। और उधर नई दिल्ली से जारी एक खबर में लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों की बरसी के मौके पर कांग्रेस के सख्त तबसरे को लेकर के अखबारों ने काफ़ी रोशनी डाली है। अखबारात ने लिखा है कि कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी में 1 साल पहले मारे गए किसानों की बरसी मनाते हुए केंद्र सरकार पर सीधा इल्ज़ाम लगाया है कि किसानों के कत्ल में के मुलजिम अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। हैरत तो इस बात की किसानों के कत्ल के मुलजिम के बाप मरकजी हुकूमत की काबीना में शामिल हैं, यानी जिसका बेटा कातिल है, जिस पर इस तरह के इल्ज़ामात हैं, उसका बाप मोदी सरकार की हुकूमत में शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा और क्या बात होगी किसानों के लिए तकलीफ दे कि उनकी मांग, उनके मुतालबात तो पूरे नहीं किए गए। उनको जो भी उनकी मांगे कि संयुक्त किसान मोर्चे की मांग है उसको तो पूरा नहीं किया गया। उनकी मौत भी हो गई और उसकी आज तक सुनवाई नहीं की सरकार ने। इसके बजाय कातिल के बेटे को, वजीर को सरकार में शामिल रखा है। राहुल गांधी ने इस पर सख्त नाराज़गी जताई और कहा कि सरकार को अब शर्म करनी चाहिए और किसानों के हुकूक को पूरा करना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने संयुक्त मोर्चा किसानों की मांग की हिमायत भी की है, और कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम नरेश ने भी इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो कातिल है उसी का बाप मोदी सरकार की हुकूमत में अभी तक बना हुआ है, उसे हटाया तक नहीं गया। इससे ज़्यादा काबिल एतराज़ बात और क्या हो सकती है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी अपने एक ट्वीट में कहा है कि बीजेपी का किसान मुखालिफ चेहरा, किसान दुश्मन चेहरा सामने आ गया है। 1 साल बीत गया, आज तक वहाँ के किसानों की कोई सुध लेने नहीं गया। जो लोग मारे गए उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने जो भी तकलीफ़ें उठा करके अभी तक अपने को रखा है, उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं। कांग्रेस ने कहा है कि बहरहाल कांग्रेस किसानों के हुकूक की लड़ाई को आगे जारी रखेगी और अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस मुद्दे को जगह जगह उठाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने किसी की नौकरी में के दौरान किसी मुलाजिम की मौत होने पर कहीं पर भी, किसी भी डिपार्टमेंट में, सरकारी गैर सरकारी, तो उसमें जो मुलाजिम की मौत होती है तो उसकी बेवा को नौकरी दिए जाने के मामले में या उसके घर के किसी भी वारिस को नौकरी दिए जाने के मामले में अपने नज़रिए को साफ करते हुए कहा है कि ये हक नहीं होता, बल्कि ये उस बुनियाद पर नौकरी दी जाती है हमदर्दी की बुनियाद पर, और इसे रियायत कहा जाता है। रियायत को हक नहीं करार दिया जा सकता। फर्टिलाइज़र कंपनी एक फर्टिलाइज़र केमिकल कंपनी के मामले में एक मुलाजिम की मौत 24 साल पहले हो गई थी। उसकी बीवी की तरफ से ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी कि उसे हमदर्दी की बुनियाद पर नौकरी दी जाए। तो कोर्ट ने साफ तौर पर इस बात पर कहा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है। कितने साल बाद कोर्ट ने जो उसका जायज़ा लिया पूरे उसकी दरख्वास्त का, तो उसमें उसने ये देखा कि जो फर्टिलाइज़र कंपनी में मुलाजिम थे
1995 में उनका इंतकाल हो गया था, निधन हो गया था। तो अब 24 साल बाद इस मामले में इस हक को जताना कतई जायज़ नहीं है और न इसका उसे हक है, ना वो इसकी अहल है उनकी बीवी कि उसको हमदर्दी की बुनियाद पर कंपनी नौकरी दे। और जब वो शख्स नौकरी कर रहा था तो उस दौरान उसकी बीवी भी नौकरी कर रही थी, तब इस मसले को तो नहीं उठाया। अब इस मसले को उठाया जाना कतई जायज़ नहीं है और इसका हक भी नहीं बनता। यानी जो मुलाजिम की ज़ौजा है, जो उसकी बीवी है, तो उसको जो है इस बात का हक हासिल नहीं है कि उसे हमदर्दी की बुनियाद पर भी नौकरी मिले। दरअसल इस मामले में अर्जी गुजार ने इससे पहले कर्नाटक के हाई कोर्ट में इस मसले को उठाया था। तो कर्नाटक के हाई कोर्ट ने एक जज ने इस मामले में ये फैसला दिया था कि कंपनी चाहे तो हमदर्दी की बुनियाद पर इस मामले में जो मृतक है उसकी बीवी को नौकरी दे सकती है, लेकिन कंपनी ने इस मामले पर नौकरी नहीं दी। तो ये इस मामले को लेकर के अर्जी गुजार ने अपने सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को उठाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए न सिर्फ हाई कोर्ट के इस फैसले को, इस नज़रिए को खारिज कर दिया, बल्कि ये कहा कि इसमें कोई भी हक नहीं बनता है। जो हमदर्दी की बुनियाद पर नौकरी मिलती वो रियायत कहलाती है, वो किसी का हक नहीं कहा जा सकता। यानी किसी भी तरीके से अर्जी गुजार इस मामले में नौकरी पाने की हकदार नहीं है। और कुछ गैर मुल्क से खबरों पर तबसरा, उम्रा पर जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अब उन्हें सऊदी अरब में 3 माह की मुद्दत के लिए ठहरने की इजाज़त होगी। इससे कबल ये इजाज़त सिर्फ 1 माह की थी। दुनिया भर से लोग जो सऊदी अरब उम्रे को जाते थे उन्हें सिर्फ 1 माह की मुद्दत में की ही टिकने का वीज़ा दिया जाता था, लेकिन अब इस वीज़े की मुद्दत को 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। रियाद से जारी एक न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक सऊदी अरब सरकार ने उम्रे पर आने वालों की दिक्कतों को देखते हुए इस बारे में अब वहाँ ठहरने के लिए, सऊदी अरब में उनके ठहरने के लिए उम्रे के दौरान 1 माह की मुद्दत को बढ़ा करके 3 माह कर दिया गया। तो इस तरीके से लोगों में अब काफ़ी राहत महसूस की जा रही है कि वो अब सऊदी अरब जाने पर 3 माह तक के लिए वहाँ पर क़याम कर सकेंगे, रुक सकेंगे, टिक सकेंगे। तो इस मामले में जो है अब लोगों की शिकायतें दूर हो जाएंगी। और बता दें कि उम्रा जो है वो जो लोग हज पर नहीं जा पाते, यानी हज के सीज़न में हज नहीं कर पाते सीधे, जो सरकारी तौर से कराई जाती है सऊदी अरब में, तो उसका सीज़न होता है कि साल में 1 हज होती है, उसमें जाना के लिए एप्लीकेशन देना पड़ती है तमाम, और उसकी खाना पूरी करनी पड़ती है। तो बहरहाल जो लोग उस तरीके से हज में सीधे नहीं शरीक हो पाते, वो इसकी ज़ियारत के लिए जब खाने काबा के जाते हैं तो उनको जाने के लिए उम्रे के वीज़ा मिलता है। यानी इसी को उम्रा कहते हैं कि बग़ैर हज के आप जब सऊदी अरब में ज़ियारत के लिए खाने काबा के जाएंगे तो वो उम्रा कहलाता है, और उसके लिए वीज़ा सऊदी अरब सरकार देती है। और ये इस वीज़े के ज़रिए लोग 1 माह की मुद्दत तक अभी तक उम्रे के लिए वहाँ जाते थे और ठहरते थे। तो बहरहाल अब इसमें 3 माह की मुद्दत बढ़ने से उम्रे के लिए लोगों को और मौका मिल सकेगा वहाँ ठहरने का। तो आज के तबसरे में इतना ही, दीजिए इजाज़त, आदाब।